नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन लगातार जो चीज़ सबसे परेशान करने वाली वो सामने आई है, बीएलओज़ की मृत्यु। कई जगह से आत्महत्या की खबरें आई हैं, कई जगह मृत्यु अचानक हुई और फिर उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि इसकी वजह जो काम का बढ़ता हुआ दबाव है वो है। गुरुवार को यानी आज एक सुनवाई हुई जहां पे टीवी के नेता विजय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे बीएलओ की मौत का मसला लेकर, और उनका कहना था कि चुनाव आयोग को जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो ज़्यादा लोगों की तैनाती कर सकती हैं, और लेकिन इस मुद्दे को देखना ज़रूरी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरवा। संगीता जी, आपका स्वागत है। अजय, जिस तरीके से हमने देखा बीएलओज की मौत के मामले जो सामने आना शुरू हुए जब ये दूसरे चरण का एसआईआर शुरू हुआ, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से एक चुप्पी हमें सुनाई पड़ रही है। इस चीज़ के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है, राज्य सरकारों की तरफ से भी कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या इसकी जांच की जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी हमें सुनाई नहीं दे रहा। क्या वजह है इस तरीके के इंडिफरेंस की? डिफरेंस की मतलब इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा मीनाक्षी। मेरी तरफ से एक तरफ तो ये सारी जो मौतें हो रही हैं बीएलओज की, वो एक मानवीय मुद्दा है। मानवीय मुद्दा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का अनाउंसमेंट इसी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने किया और फिर उसके एक ही दिन में सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। मैं खुद दिल्ली के सबब नोएडा में रहता हूँ और अचानक से हमें एक नोटिस जारी हुआ हमारे कॉलोनी में और तुरंत बीएलओ को प्रक्रिया में लगा दिया गया। और ये सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड मौतें जो खबरें आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जितने भी ग्राउंड में जो ये दावा इलेक्शन कमीशन कर रही है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो चुकी है, जी। वो सीधा-सीधा नहीं हुआ है। क्योंकि सारे बीएलओ से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें, जो वो तो रिकॉर्ड में आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो सीधा कहेंगे कि हमें हमें इतनी जानकारी नहीं थी और अचानक से काम का बोझ बढ़ गया। और क्योंकि डिजिटल अपलोडिंग इंक्लूडेड है इसमें, बहुत सारे बीएलओ जो गाँव देहात में काम करते हैं, उनको ये प्रक्रिया मालूम नहीं है और ना उनके सामने कोई हेल्प करने वाला है। सारा ही जो डीएम के ऑफिस से नियुक्ति हो रही है और उन्हीं से जीएम के ऑफिस से ही पूरा एसआईआर प्रक्रिया का संचालन होता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम जानते हैं कि किस तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये सारी चीज़ें एक मानवीय मुद्दा है। तो चुनाव आयोग का ये दावा, मेरा जो पॉइंट है कि उनकी तरफ से तैयारी हो चुकी है, वो ज़ाहिर-सी बात है इन मौतों से नहीं हुई है। जी। दूसरी तरफ एक जो ये पूरे पहले बिहार और ये जो सेकंड फेज़ का जो एसआईआर आया है, अब ये धीरे-धीरे ये बात क्लियर होती जा रही है, जो भी सारी राजनीतिक प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा है, कि ये जो राहुल गांधी का जो आरोप है वोट चोरी का, हम चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जी। जहां पर उन डायलॉग बाजी की। लेकिन बीजेपी और सरकार की तरफ से राहुल गांधी के जो वोट चोरी के जो दावे हैं, जी। उसको एक हास्यास्पद रूप से उसको डिसमिस कर दिया गया या चुप्पी सा दी गई। लेकिन आप पूरा ही देखिए ना कि ये जो एसआईआर हो रहा है, उसमें सारे विपक्ष कुछ ना कुछ मुद्दे उठा रहे हैं कि बीएलओ की मौतें हो रही हैं, या फिर तैयारियां ठीक से नहीं हुई, या फिर गलत तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, या या एंट्री की जा रही एंट्री है। की जा रही है, ये जी। सारे मुद्दे। लेकिन बीजेपी पहले बिहार और अभी पिछले 1 महीने में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से एकदम चुप्पी है। और जी। कल प्रधानमंत्री जब बंगाल के जो लोकसभा सांसदों से जब मिले, तो उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पे अपनी पूरी तरीके से पहली बार जो रिपोर्ट्स में आई हैं, उन्होंने ये कहा कि बंगाल एमपीज़ को बताया उन्होंने कि एसआईआर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लोगों को वो समझाए कि ये ज़रूरी है एसआईआर। और इनको आप समझाइए कि इलेक्टोरल रोल्स की सैंक्टिटी उतनी ज़रूरी है। अब जी। प्रधानमंत्री इलेक्टोरल रोल्स की सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं, जी। तो हमें जो लग रहा था कि जिनको राहुल गांधी की जो वोट चोरी का जो आरोप था, कि जिसको वो कभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर एकदम रिडिक्यूल करते हैं या जी। फिर उसका हंसी में मजाक उड़ाते मजाक थे।
उड़ाते हैं, उसको बीजेपी मजाकिया तौर पे नहीं ले रही है, बल्कि बहुत ही सीरियस तौर पे ले रही है। और अब चुनाव आयोग अगर ऐसा एक एक संस्थान बन गया है जिसको लोगों के नजरों से अगर देखे, तो वो एक तरीके से बीजेपी के तरफ खड़ा है और उसके संयोग में खड़ा हुआ है। तो चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए सिर्फ बीजेपी दिख रही है कि एसआईआर को अच्छी तरीके से कराया जाए, ताकि राहुल गांधी का जो असली मुद्दा है, जो वोट चोरी का, और उसके लिए जो उन्होंने पहले महादेवपुरा, फिर अलंद, फिर उसके बाद हरियाणा में ये जो बार बार एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी तरफ से चुनाव आयोग का कोई भी अच्छा जवाब, ढंग का जवाब नहीं आया, बल्कि डिसमिसिव जवाब आया, पॉइंट बाय पॉइंट एक भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उस सिलसिले में अगर देखा जाए, तो एसआईआर एक तरीके से बीजेपी यूज कर रही है कि इस वोट चोरी का जो बड़ा मुद्दा सामने आया है, उसका जवाब ना देते हुए हम लोगों की एसआईआर पे तरफ ध्यान से करें। लोगों को इस तरीके से एक मैसेजिंग की जाए कि अगर वोट चोरी हो भी रही हो तो हम एसआईआर सही कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर की जो गलतियां हैं जितनी हैं, उन सब चीजों को वो ओवरलुक कर रहे हैं। संगीता, जब बात आती है, जो अजय कह रहे हैं, ट्रेनिंग, क्योंकि जिस तरह से जब प्रक्रिया शुरू हुई थी बिहार एसआईआर के लिए, तब भी ये कहा गया था कि बहुत हड़बड़ी में शुरू हुई है। दूसरे फेज में भी ये कहा जा रहा है, जो सवाल आपने उठाया कि बहुत सारे गांव के लोग हैं जिनको नहीं आता है। जो पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मामले सामने आए हैं, जहां पर बीएलओ के परिजन कह रहे हैं कि उन्हें मोबाइल फ़ोन केवल कीपैड वाला चलाना आता था और उन्हें ये पूरी डिजिटल प्रोसेस जो थी ये नहीं उससे वाकिफ़ थे। तो इसके लिए पहले एक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, जिसमें उन लोगों को सिखाया जाना चाहिए था। ये हड़बड़ी क्यों है चुनाव आयोग की तरफ से कि इधर आदेश निकलता है, उधर तुरंत आप फील्ड पर लोगों को भेजते हैं? यहाँ ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो बीएलओज़ बनाए गए हैं, वो जो पहले से सरकारी कर्मचारी थे, जो कभी शिक्षक के बतौर काम कर रहे हैं, कभी किसी और विभाग में काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बीएलओ का ज़िम्मा संभाल रहे हैं। यानी उनके पास अपने काम का भी प्रेशर है, और वो अब ये इतना बड़ा ज़िम्मा जो है उनके ऊपर, जिसमें उनके ऊपर ये पूरा दबाव है कि कोई गलत नाम ना जुड़े। एक जगह उत्तर प्रदेश में कहा गया कि एक बीएलओ के ऊपर दबाव था कि एक सर्टेन वर्ग के, एक समुदाय के नाम वो हटाए। तो इस तरीके की चीज़ों जो सामने आ रही हैं, ये क्या चुनाव आयोग की तरफ से जो हड़बड़ी है, क्या जो अजय कह रहे हैं कि नहीं, ये वोट चोरी के आरोपों से ध्यान बटाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत शुचिता मेंटेन कर रहे हैं इस प्रक्रिया की, क्या ये वो लगता है कि ये उस तरीके का प्रयास है? देखिए, पहली बात तो ये है, हमें ये देखना चाहिए कि एसआईआर क्या, ये जो अभी तो पूरे देश में थोड़ा हो रहा है, लेकिन कि एसआईआर का प्रक्रिया पहली बार हो रही है? नहीं, मैं असम से आती हूँ, हमने एसआईआर का ही ऐसा देखा था जो टीएन सेशन के टाइम पे हुआ, पर उसमें 1 साल लगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है, वो जानते हैं कि इसको दोबारा रिवीजन जब करनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपने कहा कि मैन पावर, ठीक है, मैन पावर को भी आपको एडिक्वेट रखना पड़ेगा, इनकमेंसुरेट विद द पॉपुलेशन। हमारा देश में पॉपुलेशन स्टेट वाइज बहुत है, यूपी में ही आप देख लीजिए कितने लोग हैं, तो आप इतने लोग आप बढ़ा के ही बात भेजोगे ग्राउंड में। ठीक है, पहली बात तो मैन पावर की बात होती है। और दूसरी बात आप देखो, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक फरवरी 2025 में एक ऑर्डर था कि अगर आप मतलब और लोग स्टाफ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए ये सब के काम के लिए, अगर नहीं होता है तभी आप टीचर्स को लीजिए। ये भी एक चीज़ तरीका था। ठीक है, तो आपने इतने लोगों को आपने बढ़ाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है डिजिटाइजेशन का एक वो जो लोड है उन पे, तो आप ट्रेनिंग कितने दिन का ट्रेनिंग दिए? आप ही बोलिए, घर घर में हमारे मतलब लोग हैं जो ट्रेनिंग इतना ले नहीं पाते, फ़ोन, एक स्मार्टफोन फ़ोन आने में भी हमें सिखाना पड़ता है, तो ये थोड़ी समय तो लगती है। और ऊपर से आप इसको नकारते हुए इलेक्शन कमीशन एक म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहा है जिसमें यंग लोग नाचते गाते झूल रहे हैं और यहाँ पे लोग की जाने जा रही है। आप देखिए पूरी चीज में जो मतलब हम एक जो मतलब एक जो अगर हिंदू समाज ही कहें आप, तो उसमें भी एक टॉलरेंस, भारत का जो सिविलाइजेशन है, उसका जो हमारा संस्कृति है, उसमें एक आप मतलब टॉलरेंस की, एक सहानुभूति की, एक हमारे मतलब हम घरों में भी यही सिखाया जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई नाचे गाने बॉलीवुड हो रहा है। आप सोचिए, जैसे पूरी उसमें प्रक्रिया में डिलिमिटेशन हुआ, इतने लोग की मरे, कोई बात हम करें?
मीडिया भी तो गोदी ही बन गए हैं, तो ये नहीं बात करेंगे। जो सरकार देखना नहीं चाहते तो उसको नहीं दिखाएंगे, वो बात नहीं करेंगे, फिर वो सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर उसके बाद आप कोविड में भी आप देखिए, जाने जा रही हैं, मतलब लोगों को बॉडीज चला दिया गया है गंगा में, लेकिन फिर भी उसको एक कुछ और तरीका से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सभी का वो दिखाने की एक कोशिश कि जो गड़बड़ भी हो रहा है वो सही के लिए ही कुछ हो रहा है, ये वाली दिखाने की एक कोशिश। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एक इशू है, वो हम एज ह्यूमन बीइंग, एज एक जनता के रूप से भी हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े? हम सबको ये पूछना चाहिए अपने आप को कि इतने लोग, जो वीडियो अभी चल रही है, यूपी का जो आदमी, वो कह रहा है कि अगर मेरा थोड़ा सा और समय होता तो मैं जिंदा रहता। तो आप देखिए दिसंबर 11 तक इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, तो ये जान के लिए कौन जिम्मेदार है, ये चीजें पूछना हमारे को बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है, जैसे मैं अजय के साथ सहमत हूँ ये इस चीज में, जो ये कह रहा है कि अभी वोट चोरी की बात जो आ रही है, उसके वो एसआईआर पे बहुत जोर दिया जा रहा है। पार्टी लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, अब 10 साल का कार्यकाल हो चुका है मोदी सरकार का, तो अब 10 साल में जो 2014 में हम देखते थे पार्टी खड़े होते थे, आपके आईटी सेल खड़े होते थे आपके खिलाफ जाने के लिए, अब क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस खड़े हो रहे हैं आपके। इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन है वो खड़े हुए हैं पार्टी को बचाने के लिए, एक सरकार को बचाने के लिए। सरकार को लोग तोड़ते हैं, लाते हैं, किसके लिए? नेशन के लिए। नेशन स्टेट से और पार्टी ये सरकार से बड़ा चीज है, और नेशन की प्रोटेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए ही इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, हम सबका बचाने के लिए है, खाली मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बोलने से नहीं होगा। तो ये मुझे एसआईआर प्रक्रिया से, मीनाक्षी, मुझे ये चीज नजर में आई है एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कि अब पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी के हित में बोलने की जरूरत नहीं है, अब इंस्टीट्यूशन आपके पास संस्थान है जो तो बोल ये रहे हैं। कंसर्न है। एक चीज मीनाक्षी, मैं ये बोलना चाहूंगा, बिहार में भी हमने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कितनी ज्यादा गलतियां सामने आई, जिसको एक तो चुनाव आयोग ने भी रेक्टिफाई भी किया, दिखाया रहा है कि हमने कि हाँ थोड़े ज्यादा हो गए थे, उसमें सुधार किए हैं। शुरुआत में आधार कार्ड नहीं ले रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर फिर तो मेरा ये मानना है कि एसआईआर सच में इलेक्टोरल रोल्स की सैंक्टिटी को बनाने की प्रक्रिया एक तरीके से नहीं देखी जा रही है। ये सिर्फ मोदी सरकार और उसके जो क्लाइंट अब ईसीआई है, चुनाव आयोग है, उनकी तरफ से एक सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है कि हम देखिए, अगर आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो हम उसके सुधार में ही लगे हुए हैं। लेकिन अभी इसीलिए एक तरीके से विपक्ष को भी ये देखना होगा कि वो एसआईआर का जब अपोज करते हैं तो वो उसको इस बात को वो ध्यान रखना हो, क्योंकि एसआईआर की जो टेक्निकलिटीज है, जो अंदर में ढंग से काम नहीं हो रहा है, कोई भी आप कुछ किसी को भी डाल रहे हैं, किसी को भी नहीं डाल रहे हैं, बीएलओ अपने आप में उतने ज्यादा मतलब इक्विप्ड नहीं है कि वो इस इतनी भारी बड़ी प्रक्रिया को ढंग से कर पाए। वो फिर भी ये सारी चीजें अगर सही में मोदी सरकार या चुनाव आयोग का की ये मंशा रहती कि हाँ भाई वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं और हमें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या गलतियां हैं, तो ये सारे बीएलओस की डेथ्स नहीं होती कभी भी। उसमें वो बीएलओस को तैयार किया जाता है एक सीरियसली इस ग्रीवेंस को, जो अपोजिशन का ग्रीवेंस है कि भाई हाँ उसको एड्रेस करने की, या लोगों के मुद्दों को ध्यान में रखकर सारे अपने लोगों को ट्रेन करके उनको मैदान में उतारते। ऐसे नहीं, आप देखिए ना, नवंबर 4 को प्रक्रिया शुरू हुई, सेकंड फेज, और नवंबर 5 से बीएलओ मैदान में थे। अब पता चल रहा है उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। उनको जो बताया जा रहा है, आप देखिए सुसाइड नोट उनका, आप देखिए उसमें वो कह रहे हैं कि पहले आज एक दिन एक चीज बताई जा रही है, दूसरे दिन डीएम हमें कुछ और बता रहे हैं, हर रोज इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जा रहे हैं कि इसको किस तरीके से करना है। मतलब मामला पहले से तय नहीं था क्या? इतना बड़ा एक एक्सरसाइज, मतलब 9 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, 3 यूनियन टेरिटरी में एसआईआर हो रहा है, और उसकी पहले से
किस तरीके से प्रक्रिया है, कैसे होना है, प्लानिंग कैसे होनी है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सीधा-सीधा इसका एक एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए एसआईआर कराया जा रहा है और उसके ऊपर और कुछ नहीं है। जी, यहाँ एक दूसरा सवाल आता है, जब विपक्ष ने ये लगातार इन सब समस्याओं का हवाला देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बात करने का बहुत लगातार उसने प्रयास किया कि हम ऐसा बनाएं कि जो मीटिंग्स हैं जो आगे हम उसमें एसआईआर को ले। इस पर आकर हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि देखिए, सुधार पर बात हो सकती है, लेकिन एसआईआर केवल चुनाव आयोग का मुद्दा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी बात आती है चुनाव आयोग से सवाल की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा, तो उसमें हमेशा चुनाव आयोग की बजाय भाजपा के नेता आकर जवाब देते हैं। ये किस तरह की सूरत हाल है कि जहां आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का मसला है, लेकिन बाकी प्रधानमंत्री भी अपने सांसदों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप डिफेंड भी कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को। और फिर इसमें एक छोटा पहलू जो है, जो बंगाल से खबरें आ रही है, जहाँ पर भाजपा के नेताओं में एक तरह की जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें एक तरह की एंग्जाइटी हमें नजर आती है कि नहीं, उनको शक है एसआईआर की प्रक्रिया पर जब यही सवाल बिहार में उठ रहे थे तब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये किस तरह की स्थिति है? तो देखिए, इसमें यही है, जो पार्टी में पावर में है, अगर ये दोनों चीजें जब हम लगाएं तो उसमें हमें दिखता है कि जो पावर में है उसके खिलाफ जाने की आशंका है। वही अपनी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं बंगाल में। वही बात तो आप फिर यहाँ पे यही बात बिहार में वही बात है। और बिहार में भी इतने सारे सवाल उठे उस एसआईआर हो जाने के बाद, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती, वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। हम मतलब डेमोक्रेसी के, वोटर्स, सिटीजन के हिसाब से हमें बहुत मतलब सोचने वाली एक पोजीशन में डाल देते हैं। अब चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई और, मतलब कोई भी हो, तो ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अच्छे से डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है, जो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए का एक मिशनरी है, वो सरकार में आज कोई है कल कोई होगा। वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो वो आज है कल चले जाएंगे। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन आपको, अपोजिशन को कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी बात को नकारा जा रहा है, तो इसका मतलब आप तो रूलिंग पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो। आप तो अपना जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बिठाया, बनाया, जिस काम के लिए, वो आप नहीं कर रहे हो, और या तो उस पर बड़ा दाग आ चुका है। तो इसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सब चीज़ें देखने बहुत बारीकी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी को ही प्रोटेक्ट करता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रोटेक्ट करता है, और इन ए वे वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हम सबको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हो रही थी तो उसमें चुनाव आयोग ने टीवीके की जो याचिका है उसको बेबुनियाद बताया कि ये गलत है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, चुनाव आयोग, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट चुनाव आयोग पर उंगली उठाई थी, उनका कहना था नहीं, इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप जो मैन पावर है, जो वहाँ पे लोग हैं, अगर 10,000 से काम नहीं चल रहा तो आप उसे 30,000 कर दीजिए, 20,000 कर दीजिए। कोर्ट सिर्फ इतना कह के रुक गया है। यानी इतनी बड़ी मानवीय समस्या में भी कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम रहा है जितना सोचा गया था उससे। नहीं, क्योंकि एक तरीके से मीनाक्षी, आप देखिए, अभी तक हम जितने भी मानवीय मुद्दों की तरह से हम जरूर देखें, लेकिन और अभी तो ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 40 बीएलओ मर चुके हैं इस प्रोसेस में। अब वो किसकी वजह, कुछ स्ट्रेस की वजह से मरे, कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश का अकेला आंकड़ा है कि पिछले 12 दिनों में 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 आत्महत्याएं हैं। और मतलब वो अब उसमें डीएम ने ये कहा है कि हमें देखना होगा कि मृत्यु का कारण क्या है, क्या वो स्ट्रेस रिलेटेड और डायरेक्टली एसआईआर रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड है या नहीं है, वो सारी चीजें देखनी होंगी। और ये विवाद बना रहेगा हमेशा। लेकिन अगर कुछ भी मौतें हो रही है, लेकिन किसी की भी मौत हो रही है, एक मौत भी क्यों हो रही है, एक भी मौत क्यों हो रही है, और उससे ये इस तरीके से पता चलता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी प्लानिंग के शुरू कर दिया गया। बिहार में भी हमने देखा कि कैसे आज जून 24 को नोटिस आता है और जून 29 से सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। और बहुत गौरतलब बात यह है कि अभी तक बिहार में हम सिर्फ विपक्ष की आवाज सुन रहे थे। बीजेपी वहां पर और जेडीयू वहां पर रूलिंग पार्टी थी, तो वो एसआईआर का समर्थन कर रही थी। आज बंगाल के जो नेता है, जो विपक्ष में है बीजेपी के, तो वो उनको समस्या हो रही है। तो इसका
अगर अगर एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर जो जो पावर में है उनके लिए एसआईआर ठीक है, हालांकि टीएमसी भी बहुत अपोज कर रही है वहां पर, लेकिन जहां जहां विपक्ष में जो ताकतें हैं उनको लग रहा है कि भाई एसआईआर में हमारे जो वोटर्स हैं और उनको हटाया जा रहा है, तो वो ही चुनाव आयोग में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है ना। जी, वही आयोग जो कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया जो है हाँ। किसी भी तरीके से पक्षपाती नहीं है, पर ये जी, सवाल जो है हाँ, उनका वो जवाब नहीं दे रहा बिल्कुल। है। एक चीज और मैं क्विकली ऐड करना चाहूंगी, ये एक जो रजनीकांत इफेक्ट जो है, मतलब आप जैसे बॉलीवुड भी आप ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है ना, तो ये दिखाने के लिए थी सब सब बढ़िया है जी, ऑल इज वेल ओके। और उसके बाद जो आप मतलब ये एक रजनीकांत वाला जो ये है कि एकदम मतलब 2 मिनट में कर दे, ये मुझे लगता है एकदम ये पूरा जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक मतलब वो है जो एक इमेज वो भी है कि जो छुए मिराज स्टार्स सोना बन जाता है, तो ये जो है वो आएगा सब कुछ कर देगा, एक बॉलीवुड में जैसे होते थे ना, तो ये वाली हाथ है। लेकिन यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि जाने जा रही है, असली जाने जा रही है, कोई सिनेमा नहीं है। और जो लोग जो जगह जाने जा रही है वो बहुत लो तबके के लोग हैं, एकदम ही मतलब जो उसका मतलब आप देखें जितना भी आप आंकड़े देखेंगे उनके बच्चे 12 साल 10 साल, उन लोगों का होगा क्या है आप बताइए। और गांव में टीचर्स के वैसे भी कमी है, तो इतने अगर ऐसे हम देखें, एक जना भी टीचर है कि इस गांव में चला रहे एक स्कूल में, एक ही टीचर है, और उसका भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर हम आपके और डीपली देखें तो हमको ये सब चीज़ें भी नज़र में आएगी, तो इसका इफेक्ट बहुत कुछ है मुझे लगता है। जी, इसी के बरक्स जब हम देखते हैं, जब विपक्ष कहता है कि हमें एसआईआर पर बहस चाहिए, हम एसआईआर पे बात करना चाहते हैं, तो सरकार कहती है कि हमें वंदे मातरम के 150 साल पर बात करनी है। क्या ये दोनों मुद्दे एक समान हैं? क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं? वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना बहुत गर्व की बात है, राष्ट्रगीत है हमारा, लेकिन क्या वो संसद में हम उसको लेकर एसआईआर से कंपेयर कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल माइलेज का मुद्दा है। जब ये इवेंट हुआ था 150 साल पूरे होने का, तो प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया था कि इसके कुछ स्टैंजास जो थे वो हटा दिए गए थे। तो क्या जो चीज़ हटा दी गई आप उसे वापस ला सकते हैं? लेकिन उसमें संसद के इतने जो बहुमूल्य माने जाने वाले घंटे हैं, क्या उसमें हम क्या बहस, मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर समझना चाहूँगी कि इसके क्या मायने हैं कि अगर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं सही है कि कोई उसमें से हटाया गया होगा अंतरा, उसकी रेलेवेंस आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें, और जो एसआईआर का मुद्दा है जिसको विपक्ष चाहती है जिस पे बात हो, या प्रदूषण पे अगर विपक्ष चाहता है बात हो, तो उसे हम दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? जी, मीनाक्षी, ये तो सीधा-सीधा है, जिस तरीके से वंदे मातरम को उन्होंने पहले ही लिस्ट किया था और एसआईआर के मुद्दे को लिस्ट उन्होंने नहीं किया, उसी की वजह से विपक्ष लगातार हल्ला कर रही थी संसद में कि हमें एसआईआर डिस्कस करना है। बहुत 2-3 दिन तक प्रोटेस्ट करने के बाद किरण रिजिजू जो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वंदे मातरम के डिस्कशन पहले हो जाए, उसके बाद हम एसआईआर तो नहीं लेकिन एक चुनाव सुधार, लार्जर जी। चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। उसमें ही मतलब आपको समझ में आता है, चलिए बात तो हो रही है, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या बात, वंदे मातरम में आता हूँ, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या सरकार जो आज के हर हर जो विश्वसनीय संस्थान है वो कह चुके हैं कि आज के चुनाव में मनी और मसल पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज आप, मैं या कोई, हम अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ बचता नहीं है। चुनाव सुधार के अंदर तो ये सारी बात भी आनी चाहिए कि आम आदमी आज आज राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब हम कल ही एक रिपोर्ट कवर कर रहे थे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के दौरान चुनाव से पहले 2024 के जो जनरल इलेक्शन चुनाव हुए थे और उसमें कुल मिला के इलेक्टोरल ट्रस्ट में बीजेपी को सबसे बड़ा डोनेशन मिला 957 करोड़ का, और उसमें 959 करोड़ का और 757 करोड़ टाटा की तरफ से बीजेपी को दिए गए। तो उसमें आप देखिए कि बीजेपी किस तरीके से कॉरपोरेट बैक्ड पार्टी हो गई है और एकदम पैसे का एक
तरीके से नंगा नाच चल रहा है, जहां पर और दूसरे नंबर पे जो कांग्रेस है वो मतलब नीचे है। बहुत ज्यादा नीचे है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी क्या चुनाव सुधार में? नहीं होगी। ये इसीलिए एसआईआर पर बात होगी, अभी आगे चल के अगले हफ्ते हमें देखना पड़ेगा कि एसआईआर पे क्या बात होती है। लेकिन वंदे मातरम पर बहस बीजेपी की राजनीतिक जो दिशा है, जी। जो हिंदुत्व का दिशा है, उसके लिए वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वंदे मातरम एक तो मतलब इसमें 2-3 बिंदु है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा। ये साल वंदे मातरम को सरकार उसका 150 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट करना चाहती है। इस तरीके से स्पेशल सेशन मोदी जी ने कई बार बुलाया। पहले एक बार संविधान पर भी इस तरीके से बहस हुई। उससे पहले जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए थे, तो उस पे भी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। तो एक वो जो कन्वेंशन होता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, वो मोदी जी कई बार तोड़ चुके हैं। और इस बार भी जब इतने सारे अहम मुद्दे हैं, उनको लगता है कि ये उनको ज्यादा जरूरी ज्यादा है। है, क्योंकि उनके लिए जो हिंदू नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा है। और कहीं ना उनके कहीं हम वहीं आ जाते हैं कि जी, पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, सिर्फ पॉलिटिकल इसलिए हम माइलेज है। उसे हाँ, और संसद ये का समय 150 दे साल रहे और हैं, ना कि लेकिन ये जनता का हाँ, मुद्दा है। लेकिन ये एक इतिहास के उस पन्ने को सेलिब्रेट करने में इतिहास को दरकिनार कर देना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। जो 150 साल कह रहे हैं, मतलब वो हुआ 150 की वंदे मातरम के जो पहले 2 स्टैंजा जो लिखे गए हैं वो 1875 में लिखे गए थे, जो कि एक ऐतिहासिक तरीके से झूठ है। वो 1872 में सारे जितने भी इतिहासकार हैं, आप जो इनके जो ऐसे गलत हिस्ट्री इतिहासकार है लिखते हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो सीरियस इंटरनेशनली रिनोन्ड हिस्टोरियंस हैं, उनका ये कहना है कि 1872 में बंकिम चंद्र ने लिखा था, तो उस हिसाब से 153 साल हो चुके हैं। तो इसी साल क्यों उनको वंदे मातरम की बात करनी है? उस इससे ये भी एसआईआर से लिंक्ड होता है। आप देखिए, मोदी जी जो 2024 के चुनाव में जहां 300 पार थे और 400 पार के बारे में दावा कर रहे थे, वो गिर कर 70-80 सीट गिर कर 40 सीटों पर आ गए वो। और 240 सीटों पर आ गए तो उनकी एक तरीके से हुआ। तो अब जब से वो आए हैं, तब से वो अपनी हिंदुत्व की राजनीति को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। और तो ये सारे मुद्दे उसी का नतीजा है कि मतलब जब वंदे मातरम का 153वां वर्षगांठ है, उसको वो 150 साल बनाकर संसद में ये प्रमुख यहाँ मुद्दा मैं बना रोकना दे रहे चाहूंगी हैं। अजय आपको। हाँ, यहाँ दूसरी मैं ऐड करना चाहूंगी कि 25 नवंबर को राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था आगामी सत्र के लिए, जैसा हर बार आता है। उसमें नारेबाजी को बैन किया गया था। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें जो कहा गया था कि क्या क्या शब्द नहीं बोल सकते, उसमें जय हिंद के साथ वंदे मातरम भी है। तो इस तरह से आप ये क्या पिक्चर बन रही है फिर? नहीं, और वही वो किस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ने का जो हम स्कूलों में देख रहे हैं, उसको अब एक बड़े थाली में परोसा जा रहा है कि इसको हम मान ले कि क्योंकि मोदी जी इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं कि हमारे जो आम जनता है वो पीछे इतिहास के पन्नों पर खोल के नहीं देखेगी, वो सीधा सीधा जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो मान उसी को लेगी। सच मान और लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए क्या ये सही है कि आप गलत इतिहास पेश कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए? अब वंदे मातरम क्यों राजनीतिक फायदा है? क्योंकि आप पूरा इतिहास खोलकर देखें तो पहले हिंदू महासभा, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर जनसंघ, फिर बीजेपी लगातार वंदे मातरम को उसका नारा इसलिए देती रही क्योंकि वंदे मातरम जो 1872 में जो पहले 2 स्टैंजा लिखे गए थे वो नहीं, लेकिन जो 1881-82 में बंकिम चंद्र ने इन स्टैंजास को बढ़ाकर आनंद मठ जो उनका नॉवेल था उसमें जब शामिल किया, और उस आनंद मठ का एक एंटी मुस्लिम कैरेक्टर था, और वो जो एंटी मुस्लिम कैरेक्टर था उससे ये जो बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस उससे एक इंस्पिरेशन लेती है। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी अपने जो एंटी मुस्लिम राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए वंदे मातरम देश की प्राइड के लिए एक हुंकार नहीं है, उनको बस सिर्फ अपना हाँ, तो राजनीतिक फायदे के लिए वंदे मातरम उन्होंने, जबकि वंदे मातरम का जो डिबेट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो
तय हो चुका था कि उसका जो वंदे मातरम के जो आगे के जो 1882 में जो आगे के लाइंस लिखे जिसमें एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट निकल कर आता है, बल्कि उनको हटाकर उसको हम नेशनल सॉन्ग का दर्जा कर देंगे। पहले जो 2 पैराग्राफ जो ओरिजिनल 1872 में लिखे गए थे, और जन गण मन को नेशनल एंथम देंगे, और उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, और उसको हम एक तरीके से ये नेशनल सॉन्ग का दर्जा और एक नेशनल एंथम का दर्जा देकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वंदे मातरम को फिर से वापस लाकर जन गण मन से उसके ऊपर दर्जा देने की जो कोशिश की जा रही है, वो भी एक एंटी संवैधानिक काम है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप संवैधानिक के जो मूल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय किया था, उसको एक तरीके से धिक्कार की नजरों से देख रहे हैं। जी, मैं यहाँ एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, और ये सवाल जो है ये बिल्कुल बतौर नागरिक है। अगर वो स्टैंडर्स हटाए गए थे, हम उसका कोई भी स्टैंड, कोई भी उसकी फ़ायदे हो सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन बतौर नागरिक मेरी जो उम्मीद है, जब दिल्ली में सांस लेना दूभर हो चुका है, हम लोग हफ्तों से बीमार पड़ रहे हैं, हमारे परिजन बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या किसी भी ऐसे विषय पर जो नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा की बजाय एक गीत जो राष्ट्रगीत हो सकता है, उस पर चर्चा करना कहाँ तक जायज़ है? कि ये किस तरह का मुझे समझना चाहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके लिए हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो सांस लेने का अधिकार है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दिल्ली का पानी भी बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। हम इन सब बातों को छोड़कर हम एक गीत, उसके 2 स्टैंजास, 4 स्टैंजास, 50 स्टैंजास हटाने की, उस पर हम संसद में 10 घंटे की बहस कर रहे हैं। ये मेरे लिए समझ पाना एक नागरिक के बतौर बहुत मुश्किल है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पॉलिटिकल, कब ऐसा स्तर आ गया भारतीय राजनीति में जहाँ नागरिकों की ज़िंदगी से ज़्यादा इस तरह के मसले जो हैं वो महत्वपूर्ण होते गए? नहीं, आप सही कह रही है। जैसे अब एयर पोल्यूशन आप देखिए, एक मतलब एक्चुअली एक पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। जी, विपक्ष के नेता मास्क लगाकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। तो आप तो एक तरफ तो आप चाइना के साथ compete करना चाहते हैं मोदी जी, ठीक है। चाइना ने तो अपना प्रॉब्लम सोल्व कर लिया एयर पोल्यूशन का, आप कहाँ हैं, ठीक है। और आप जाके पार्लियामेंट में शुरुआत के दिन कह रहे हैं मौसम का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है? ये वही प्राइम मिनिस्टर है कि वो जो कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, अब बुढ़ापे होते तो ठंड लगती है। तो इनका वही वाला प्राइम मिनिस्टर है ये। और जब पूरे दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रही है और भारत भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जब पार्लियामेंट के अजय ने बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के नियम कानून, अब प्राइम मिनिस्टर खुद ही तोड़ते हैं नियम कानून। वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। मैं बताऊं, हम लोग इतने दिन से मतलब पॉलिटिकल स्टोरीज कवर करते हैं, कभी भी मैं प्राइम मिनिस्टर शुरुआत 2014 के 2014, 2015, 2016 तक भी मैंने देखा है कि मोदी सरकार का भी कोई मिनिस्टर आपसे पहले बात नहीं करेंगे। अगर पार्लियामेंट चल रहा हो तो वो बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि जो कहना है पहले पार्लियामेंट में कहेंगे हम। मुझे किरण रिजिजू ने खुद भी एक बार कहा था कि अभी पार्लियामेंट शुरुआत में 2014 में, लेकिन आजकल सब बाहर बोलते हैं। और कौन लीड कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। इसमें कोई लिखा चीज नहीं है, ये कुछ तरीका थे, कुछ चीजें होती थी। तो ये सब जो है हमने तोड़ मरोड़ के उसको पूरा कर दिया है। ओनली माइलेज चाहिए। मुझे तो ये दिख रहा है मीनाक्षी कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मुझे लगता है वो बहुत डरे हुए हैं, वो उनका पार्टी और वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल के साथ पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये बातें आई हैं, अब पूरा वो वापस जाना चाहते हैं। आप अयोध्या में भी कुछ हलचल अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वंदे मातरम पे हलचल अब देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है पूरा मतलब आपको खाओ पियो नहीं, आपका एयर पोल्यूशन से आप चाहे मर जाओ, SIR करके चाहे आप मर जाओ, आपको नौकरी वोकरी चाहे है नहीं, आपका इन्फ्लेशन के मारा आप हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बस खाली ये वाले चीजों में अगर हम बहका सके लोगों को, तो ये एक रॉ सेंटिमेंट के साथ खेल के हम इलेक्शन में जीत सकते हैं। ध्यान बताओ, एक और चीज में कहना चाहती हूँ, असम में अभी इलेक्शन होने वाला है। आप देखिए नेली मैसेकर जो हुआ था 1983 फरवरी में, वो वाली बात अब दोबारा ला रहे हैं। और तिवारी कमीशन ने ऑलरेडी उसको टेबल किया हुआ था असम में। अब कह रहे कि टेबल नहीं हुई है, अब लाएंगे। क्या वो इतने सारे लोगों का जो जान गया है, क्या वो हिमंत बिश्व शर्मा सरकार उसको न्याय दिलाएंगे? नहीं।
वो लाए हैं कि वही हिंदू मुसलमान कम्युनल खेलना है। तो मुझे लगता है इस देश में वोटर्स को भी सोचने का समय आ गया है कि ये कम्युनल वाली बात कर करके ना बहुत सारे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, लेकिन असली में जो सरकारें बनती है और टूटती है, इलेक्शन होती है, जो मेन मुद्दे में ना उसको कैसे लाए। नहीं, जब जब जनता अपने मूल मुद्दों और अपने मटेरियल इश्यूज की बात करती है, ये सरकार उनके ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ले आती है, जिसका डिसाइडेडली नेचर एंटी मुस्लिम होता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच का जो ध्रुवीकरण है उसको ये हमेशा बढ़ाना। आज प्रदूषण की बात हो रही है तो वंदे मातरम का ये हो जा रहा है, जब एसआईआर की बात हो रही है 204 तो वंदे मातरम हाँ हो जा रहा है। नहीं, जब एसआईआर की बात हो रही है जहां पर हम वोट चोरी के आरोपों से उलझ रहे हैं, तब वहां पर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिए आ जाते हैं कि भाई मगर मान लेते हैं कि अगर घुसपैठिए नहीं है होते तो क्या इलेक्टोरल वोट का रिवीजन नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी ने जो दिखा रहे हैं कि अलंद में किस तरीके, वहां पर तो मुस्लिम नहीं घुसपैठिए थे, अगर आ भी रहे हैं तो वहां उसके कोई लिए गृह मुस्लिम नहीं। मंत्रालय की हाँ जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हाँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसे पोलराइजिंग इशू लेकर आना है जहां की जो जनता है, वो पब्लिक है, वो हमेशा इन्हीं मुद्दों पर अपना ध्यान भटकाता रहे। और 240 और एसआईआर, मैंने जैसा कहा कि प्रक्रिया इतनी गलत तरीके से प्लान की गई है, इतनी हड़बड़ी में की गई है, लेकिन बीजेपी उसको अपोज इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास ये एक मौका आ गया है कि एसआईआर के थ्रू अपने जो नेताओं को वो मोबिलाइज करके हर इलेक्टर, हर वोटर से फिर से उनके घर पे जाके उनसे रीच कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाए, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनकी धरती उनके नीचे से हिल गई है। और ये लगातार ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं, इसका ये उनके पास ये फीडबैक जरूर होगा कि ये सारे मुद्दे को इतने हम आसानी से हटा नहीं सकते हैं, बल्कि उनको हमें एड्रेस करना होगा। तो मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं, आज वंदे मातरम को एड्रेस कर रहे हैं आप, जबकि वंदे मातरम उस समय भी देखा है 1937 में जो हिंदू महासभा वंदे मातरम को 1905 बंगाल पार्टीशन से वंदे मातरम का नारा कांग्रेस ने ही इसको ये किया, क्या कहते हैं, पॉपुलराइज किया। लेकिन धीरे धीरे ये आया कि भाई हाँ, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उसके अंदर, उसमें जो इतनी ज़्यादा कि हाँ, वो आनंद मठ का जो एंटी मुस्लिम कैरेक्टर है उससे निकल, उसमें मुस्लिमों के प्रति हिंसा है, तो उसको लेकर कुछ डाउट्स जब निकले, तो उसमें उसके बाद हिंदू महासभा ने उसको अपनाया और 1937 में उन्होंने एक रैली किया, जिसके अपोजिशन में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को एक बड़ा इशू बनाया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान नहीं हो सकता और इसको हटाइए, इसका उसको। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच का जो पोलराइजेशन हटाने के लिए कांग्रेस ने वो बाकी के स्टैंजा हटा के जो ऊपर के जो दोष जिसमें मूल था उसको रखा और जनगण मन को अपनाया। आज की जो आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ वो है जो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा मुद्दा, हम लोगों के मोबाइल फ़ोन से, हम लोगों की निजता से जुड़ा सरकारी संचार साथी ऐप। इसको लेके आने के लिए सरकार ने कहा कि ये हर मोबाइल में होना चाहिए, नए फ़ोन में होना चाहिए, लेकिन 2 दिन में इतना ज़्यादा आक्रोश देखा गया कि बुधवार को सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें जो अनिवार्य वाली जो कंडीशन है वो अनिवार्य नहीं है। ये जो रोज़ बरोज़ हम देखते हैं किसी ना किसी तरीके से जो सरकारों को हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर, हमारी ज़िंदगियों में जो पहुंच चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। संगीता, आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट बिल पर काम कर चुकी हैं, आपने प्राइवेसी के मुद्दे पर काम किया है, ये आप इस पूरे जो घटनाक्रम को किस तरह से देखेंगी? देखिए, आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खाली वर्ल्ड के लार्जेस्ट ही हम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे हमारे, तो अब बोला गया एक नया चीज़ ला दिए गए है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। पर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी में तो आप चाइनीज़ मॉडल कैसे चला रहे हैं, आप नॉर्थ कोरियन मॉडल कैसे चला रही है? नॉर्थ कोरिया क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। उनके फ़ोन में आप, मैं बताऊं, आप अगर नॉर्थ कोरिया में अगर आप एक फ़ोन पे कुछ ऐप भी डाउनलोड करना होगा, आपको जाना पड़ेगा फिजिकली, एक ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ वो अब देखेगा कि ये सरकार अप्रूव्ड है कि नहीं, तब आपको डाउनलोड करके देंगे।
तो आपका हिसाब रखते हैं वो। घर में आप क्या सोच रहे हैं, इन ए वे आपका कैमरा लगाया हुआ है आपके घर पे, बेडरूम में सब में तमाम लगाया, तरीके की बंदिशें हैं। चाइनीज जी। में भी यही हाल है, आप कोई ऐसे डाउनलोड हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, ये तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे पृथ्वी के, तो उसमें आपको क्या सरकार की इतनी दिलचस्पी हो रही है हमारे आपके बारे में जानने के लिए। और एक चीज मैं बताऊं, जब आप देख रहे हैं कि भले ही मिनिस्टर कह रहा है कि ये अब ऑप्शनल है, लेकिन ये तो मैंडेटरी होगा। अगर आपके उसमें फोन पे आ जाएगा और ये आपको अब डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, तो ये तो मैंडेटरी है। आप कैसे क्या बात कर रहे हैं, ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। और या तो उनको कुछ पता नहीं है या को ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप ये देखना कि इसमें जो फीचर्स आप रिपोर्ट्स में देखिएगा, फीचर्स पूरा जो स्पाईवेयर का फीचर्स है ये मतलब हमने वायर में हमने पेगासस का स्टोरी किया था, जिसमें लोगों के फोन पे घुसा देते हैं और पूरा खबर, फोटो, वीडियो सब चला सकते हैं, ऐप पूरा ले सकते हैं, आपके ईमेल्स पर से सब कुछ। तो यही वाली चीज है। तो क्या एक आप ये मैस हिसाब से स्पाईवेयर जो पहले चलाते थे गिने चुने लोगों के फोनों में, तो आप क्या मैस तरीका से आप घुस रहे हैं। तो हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कैसा एक चाइनीज और एक नॉर्थ कोरियन मॉडल चला रहे हैं, ये हमें सोचनी चाहिए। और मुझे लगता है हर इंसान यहाँ पे जितने लोग वोटर्स है पर्टिकुलरली और यूथ है इस देश में, सोचना चाहिए लोगों को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं भारत का निवासी हूं, मैं एक बड़ा डेमोक्रेसी का निवासी हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ जो सिटीजन्स है उनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अब मिटे जा रहे हैं और ऑल थैंक्स टू मोदी जी। तो आप वो लोगों को सोचना पड़ेगा, यही मुझे लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं संचार साथी को लेकर आपसे करना चाहूँगी। इसके जब समर्थन में लोग आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम तमाम ऐप्स को, चाहे वो ओएस हो या फिर वो गूगल हो, हम इन सबको तमाम तरह की परमिशंस देते हैं, तो हमें सरकार को क्यों नहीं बताना चाहिए। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? क्या किसी भी अदर कंपनी या ऐप जो भी हम डाउनलोड करते हैं उसको कोई परमिशन देना और सरकारी ऐप जो कि सारी चीज़ें रीड कर रहा है उसे ये परमिशन देना, क्या ये दोनों समान चीज़ें होती हैं? मीनाक्षी, मैं ये संचार साथी के मतलब ये संगीता ने जो कहा कि किस तरीके का वो ऐप था, चाहे सरकार जो भी कहे कि वो साइबर सिक्योरिटी ऐप है, उसको मैंडेटरी बनाना कि हर फोन पर वो होना चाहिए, जो वो ऐप डिलीट करने की भी क्षमता आप में नहीं होगी, वो एक तरीके से वो एक जो जिस तरीके से एकदम क्या कहते हैं, एक फांसीवादी सरकार का एक पूरी तरीके से उसका एक कब्जा करने का तरीका है। लेकिन ये जितने भी, जब से संचार साथी की बात खबर बाहर आई, तब से बहुत सारे इंटरनेट एक्टिविस्ट, प्राइवेसी एक्टिविस्ट, हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट है या जो उदारवादी लोग हैं, वो लोग लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं और इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन के अंदर ही आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे ऑर्डर को कि मैंडेटरी नहीं होगा किसी भी मोबाइल ऑपरेटर या मोबाइल मैन्युफैक्चरर पे, वो देते हुए उसको हटा लिया है कि अब मैंडेटरी नहीं होगा, और ये कहते हुए कि संचार साथी ऑलरेडी इतना पॉपुलर है तो मैंडेटरी करना कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो एक डैमेज कंट्रोल है। लेकिन ये मुझे इस बात से में मुझे कोई शंका नज़र नहीं आती है कि वो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो उदारवादी है, जो इंटरनेट एक्टिविस्ट है, जो प्रो डेमोक्रेसी है, उनकी आवाज़ों को सुनकर सरकार ने ये कदम नहीं उठाया कि हटा लिया है। ये जो क्लाइम डाउन हुआ है उनकी आवाज़ सुनकर नहीं, ऐसे कई सारे हैं कि जब से कई सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं, सरकार के खुद के जो वेबसाइट्स है वो इतने इनसिक्योर है कि कई बार ब्रीच हो चुका है हमारा डेटा। तो सरकार अब किस आधार पे कहेगी कि हम आपका डेटा बचाएंगे और आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर अटैक से। उनका कोविन डेटा लीक हो चुका है, आधार डेटा लीक हो चुका है, ICMR का डेटा लीक हो चुका है, ECI का जो खुद का जो चुनाव आयोग का अपना जो उससे डेटा लीक हो गया है, उसमें मतलब आप देखिए अभी खत्म किया राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो चुनाव आयोग का, तो इसमें सीधा सीधा देखिए ये लिखा है कि यूनियन मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड नॉट टू मेक द प्री इंस्टॉलेशन मैंडेटरी फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो वो हमारे से बात नहीं कर रहे हैं,
वो बात मोबाइल मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं। मतलब एक पुशबैक हुआ है, जो रॉयटर्स ने भी लिखा कि एप्पल ने ये कहा कि भाई हम नहीं ऐसा करेंगे। सैमसंग, गूगल, ये लोग तो बल्कि लीगल रूट लेना चाह रहे थे कि इस तरीके से अगर मैंडेटरी किया जाए कोई गवर्नमेंट ऐप हमारे, तो हमारे सिस्टम्स और हमारी सिक्योरिटीज फेल हो सकती है और हम इस तरीके की बात नहीं मानेंगे। तो उनसे डर के जो मोदी जी कहते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर में अब हम नंबर 2 हो गए हैं, वो सच बात है, लेकिन उनको यहाँ पे रखने के लिए इस तरीके के जो नियम कानून लाएंगे तो वो यहाँ से हटकर चले जाएंगे। उससे डर के एप्पल, सैमसंग, गूगल, इस तरीके से जो बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स जो आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे डर के हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि संचार साथी एक एक क्या कहते हैं सिम्टम है कि ये जो सरकार का जो पिछले 11 साल से जो रवैया रहा है कि हर नागरिक के हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो प्राइवेट हो पब्लिक हो, उस पर कंट्रोल करना कि वो क्या खाएगा, पहनेगा, कौन सी फिल्म देखेगा, कौन सा और क्या करेगा, उस पे वो तो मतलब ऑफलाइन उनकी जो लाइफ है वो तो कंट्रोल कर चुके हैं कि भाई अगर आप कुछ अलग खा रहे हैं तो आपको मार पड़ जाती है। अगर आप एक फिल्म मेकर है तो उसको अगर आप कुछ अलग हटके बनाना चाह रहे हैं तो सेंसर बोर्ड है, उसको रिलीज ही नहीं होने देता है। रिलीज भी कर देगा तो हाँ, बॉयकॉट कॉल्स आते और हैं। आप क्या पहन रहे हैं, पहनावे पे तो मोदी जी खुद अब भाषण दे रहे हैं कि कौन कैसा पहन रहा है, कपड़ों से पहचान कपड़ों सकते से हैं। पहचान सकते हैं, इस तरीके के भाषण दे रहे हो। तो ऑफलाइन लाइफ में आपको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पूरी एक व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो अभी संगीता बात कर रही थी कि इंस्टीट्यूशंस को जो हाईजैक कर रहे हैं, उसके थ्रू कर ले रहे हैं। लेकिन आपके मोबाइल लाइफ, जो ऑनलाइन लाइफ है, डिजिटल लाइफ है, उसको कैसे वो कंट्रोल करे, तो उसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही है, जो कि बार बार कभी संचार साथी ऐप आ जाता है, कभी ब्रॉडकास्ट बिल आ जाता है, कभी टेलीकॉम एक्ट आ जाता है, कभी आपका इस तरीके से ऑनलाइन उनका जो वो पूरा जो अभी स्ट्रगल है कि भाई हम ऑफलाइन जो लाइफ की, नागरिकों की जो लाइफ है उस पर तो कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन जो ये ऑनलाइन लाइफ है उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करें, उनका जो वो स्ट्रगल है वो अभी तक चल रहा है। और संचार साथी जो है उसी प्रक्रिया का एक पार्ट है, जिनको कॉर्पोरेट पुशबैक की वजह से उनको वापस लेना पड़ गया। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो उनका जो प्रयास है कि जो ऑनलाइन लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, उसके मोबाइल फोन के अंदर कैसे घुसना है, वो चलता रहेगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तुरंत आपको ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। आप देखेंगे मीडिया में भी आपको आप हमको सबको मीडिया में भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या आ रहा है इसके बारे में, हिंदी मीडिया में पर्टिकुलरली, क्या उसका कोई क्रिटिसिज्म या कुछ एक ऐसा कोई जानकारी जो लोगों को मिले कि सच में इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है क्या? ये उम्मीद तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। शायद संगीता मैं कहना चाहूंगी कि मीडिया इस चीज के प्रोज एंड कॉन दे, क्योंकि तो लोगों को पता ही नहीं होते, तो लोगों को कुछ नहीं पता होता इस वक्त भी सोशल मीडिया पे इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पे यूथ की संख्या ज्यादा है और वो समझते हैं कि प्राइवेसी का सवाल क्या है, उसके क्या मायने हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया पे हमने आउटरीच देखा, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो युवाओं का था। और उसमें कई अकाउंट्स जो मैंने ट्विटर पे देखा वो ऐसे हैं जो अदरवाइज सरकार के हर डिसीजन में सहमत होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो इससे भी राजी नहीं थी क्योंकि उनका कहना था कि ये जो टूल अगर आपने डेवलप कर दिया तो फिर ये हर जगह की सरकार करेगी। यानी वही डर कि हम कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर विपक्षी दल करने लग गए अपने अपने राज्यों में तो मुश्किल हो जाए। नहीं, लेकिन मीनाक्षी, ये जो प्राइवेसी का भी जो सवाल बार बार इंटरनेट एक्टिविस्ट उठाते हैं ना, उसका डोमेन को हमें बढ़ाना होगा कि प्राइवेसी क्या सिर्फ डिजिटल लेवल प्राइवेसी होती है क्या? हम बाहर क्या खा रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अब जैसे आप हिंदी ऑपोजिशन ही आप इम्पोजिशन सोचिए ना, कि आदमी अगर आप तमिल ओरिजिन का है, मलयालम ओरिजिन का है, उनको भी आप हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से जो कंट्रोल, जिसका एक राजनीतिक रूप से अगर उसकी व्याख्या करें तो उसको हेजिमनी कहते हैं, कि पूरी तरीके से हर हर एस्पेक्ट ऑफ एक इंडिविजुअल्स लाइफ को हम अपने राजनीतिक कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ये जो हमने जर्मनी में देखा था फांसीवाद के ज़माने में, नाज़ी जर्मनी में, उसी तरीके का एक पूरा उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जब तक नागरिक ये सवाल नहीं पूछेगा तब तक सिर्फ विपक्ष को तो हटा दे रहे हैं, या जब तक नागरिक अपने लेवल से ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप कौन होते हैं, कि हम क्या खाए, क्या पहने और क्या कैसे बात करें, कौन सी फिल्म बनाए, तब तक इसका समाधान मुझे दिख नहीं रहा है। इसके लिए
ये लगा जनता को ही आगे आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। संचार साथी के जैसे और कई भी सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इनको उसका डर नहीं है कि हो सकता है लाए फिर वापस लेना पड़े, लेकिन लगातार अगर आप 10 में से अगर 2 भी अगर सफल प्रयास हो गए तो वो भी उनके लिए बड़ी जीत है। जी, तो यानी कि जी। नागरिकों को समझना होगा और आगे आना होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आगे ऐसे और प्रयास ना करे। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।